आपको पता है कि डीएसएलआर क्यों बैटरी इमेजेस को कैप्चर करता है? कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो वो वीडियो होता ही नहीं है? क्या आपको पता है कि स्लो मोशन कैसे वर्क करता है? क्या आपको पता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल होने से कैमरा में क्या फ़ायदा होता है? क्या आपको पता है कि आईफोन क्यों बैटरी इमेजेस को कैप्चर करता है एक मतलब एंड्रॉयड के कंपेरिजन में? क्या आपको पता है कि HDR कैसे काम करता है फोटो लेते टाइम? क्या आपको पता है कि मिड रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जो वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम कोई भी जर्कनेस फील क्यों नहीं होता? हेलो गाइस, दिस इज योर उज्जवल एंड यू आर वाचिंग उज्जवल टेकी। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रो। ये मेगापिक्सल क्या होता है? मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है। आज इस कंफ्यूजन को मैं जड़ से दूर करने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मतलब मेगापिक्सल समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पिक्सल क्या होता है, क्योंकि जो पिक्सल होता है उसी से मेगापिक्सल बना होता है। तो मतलब पिक्सल को पहले समझना जरूरी है। कोई भी कैमरा के अंदर सेंसर लगा हुआ होता है जो लाइट को सेंस करता है। जब आप उस बॉक्स को थोड़ा अंदर में जा करके देखोगे तो आपको छोटा छोटा टाइनी मतलब बॉक्स दिखाई देगा। उसी बॉक्स को पिक्सल बोलते हैं, जो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होता है सेंसर पे, और आप मतलब जो भी डिटेल वगैरह होता है वहीं कैप्चर करता है जो पिक्सल है। और मतलब जब सब पिक्सल कंबाइन हो जाता है तो मतलब हम लोग एक पूरा टोटल फ्रेम का हम लोग फोटो देख पाते हैं। चलिए आप समझते हैं मेगापिक्सल के बारे में। मेगापिक्सल को मिलियन पिक्सल भी बोला जाता है। बेसिकली कोई कैमरा होगा अगर 1 MP का है, 1 मेगापिक्सल का है, तो उसके अंदर 10 लाख पिक्सल होंगे। और सपोज कोई अगर 8 मेगापिक्सल का है तो उसके अंदर 80 लाख पिक्सल होंगे। जैसे जैसे मतलब मेगापिक्सल बढ़ेगा तो मतलब पिक्सल का जो मतलब नंबर ऑफ पिक्सल जो होता है वो भी मतलब सेंसर पे बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से मतलब डिटेल आपको बहुत मतलब अच्छा मिलेगा फोटो में। और मतलब सेंसर के अंदर जितना बॉक्स यानी मतलब पिक्सल होगा उतना ही परफेक्ट इमेज कैप्चर कर पाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो सेंसर होता है वो लाइट को सेंस करता है और जो पिक्सल होता है वो डिटेल को कैप्चर करता है। तो कोई भी कैमरा के अंदर जो सेंसर होता है वो मतलब बहुत डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है मतलब अच्छा फोटो देखिए। अगर आप DSLR यूजर होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब जो DSLR का जो सेंसर होता है वो बहुत वास्ट होता है एक स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। और जब सेंसर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल पिक्सल का जो साइज है वो भी बड़ा होगा। और जब पिक्सल बड़ा होगा तो हर एक इंडिविजुअल पिक्सल बहुत बढ़िया से डिटेल को कैप्चर कर पाएगा। इसी वजह से जो DSLR का जो कैमरा होता है वो मतलब बेटर इमेजेस को क्लिक कर पाता है मतलब एक स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। मतलब हम लोग कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि मतलब DSLR इस वजह से बेटर इमेजेस को क्लिक कर पाता है बिकॉज उसका जो मतलब बिकॉज ऑफ लार्ज सेंसर साइज और लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब पिक्सल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो DSLR होता है वो क्यों बेटर इमेजेस को कैप्चर करता है एक स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। इन शॉर्ट हम लोग यही बोल सकते हैं कि मतलब अगर सेंसर साइज बड़ा होगा तो मतलब जो पिक्चर्स है वो भी अच्छा प्रोड्यूस करेगा, वेदर इट इज स्मार्टफोन और DSLR। लेकिन जो स्मार्टफोन होता है उसमें मतलब हम लोग बिगर सेंसर साइज का उपयोग नहीं कर सकते बिकॉज स्पेस के कारण बहुत कम स्पेस होता है उसमें। और अगर ज़्यादा सेंसर साइज मतलब उसको बढ़ा देंगे तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा और स्मार्टफोन डल हो जाएगा, बहुत भारी भी हो जाएगा। इसलिए स्मार्टफोन कंपनी मतलब ज़्यादा बड़ा सेंसर साइज का उपयोग नहीं करना चाहती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे प्रोसेसर हो गया, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एल्गोरिथम का मतलब मैच करना चाहिए, तभी मतलब एक परफेक्ट इमेजेस क्लिक कर पाएगा स्मार्टफोन। लेकिन DSLR में सिर्फ वीडियो और फोटो ही लिया जाता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब अच्छा प्रोड्यूस कर पाता है फोटो। और उसका जो एल्गोरिथम है वो अलग काम करता है, उसका सेंसर साइज भी बड़ा होता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल भी बड़ा होता है, इसलिए हर एक डिटेल भी कैप्चर कर पाता है। तो मतलब DSLR फार 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 बेटर है मतलब एक स्मार्टफोन के कंपैरिजन में फोटो के मुकाबले। और मतलब वीडियो में थोड़ा 19-20 का हो सकता है, लेकिन फोटो में मतलब DSLR मतलब बेस्ट है। ISP जो प्रोसेसर के अंदर लगा हुआ होता है कैमरा के आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्रिस्प इमेजेस का मजा ले पाए। जो स्मार्टफोन कंपनी है वो हम लोग के दिमाग के साथ खेलती है। वो करती क्या है कि जो मतलब सेंसर साइज जो होता है ना उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं लाती, और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल होता है उसको बढ़ा देती है। वो कैसे बढ़ाती है मैं आपको बताता हूँ। वो करती क्या है कि जो हर एक इंडिविजुअल पिक्सल होता है ना उसको छोटा छोटा पिक्सल में डिवाइड कर देती है। और इसकी वजह से होता क्या है कि मतलब सेंसर पे नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ चुका होता है, तो जब नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ जाएगा तो उसी मेगापिक्सल भी बढ़ जाएगा, और जब मेगापिक्सल बढ़ेगा तो वहीं आपको मतलब बोलते हैं कि 64 MP है, 108 MP है, 200 MP जो Realme 11 Pro Plus में आ गया।
इसीलिए आपको लो बजट में मतलब हायर मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बिकॉज उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता और सिर्फ मतलब जो नंबर ऑफ पिक्सल होता है वही बढ़ जाता है। और जो पिक्सल बढ़ता भी है तो पिक्सल ज़्यादा बड़ा साइज में बढ़ता नहीं है, मतलब छोटा छोटा पिक्सल ही बढ़ जाता है और हर एक इंडिविजुअल पिक्सल को और छोटा स्मॉल कर दिया जाता है ताकि नंबर ऑफ पिक्सल का मतलब जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग टॉपिक शिफ्ट करते हुए HDR पे आते हैं। आखिर ये HDR होता क्या है? हम लोग तो HDR यूज करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि HDR काम कैसे करता है। बेसिकली हम लोग जब HDR ऑन करके फोटो लेते हैं तो हमारा स्मार्टफोन 3 फोटो को क्लिक करता है। पहला फोटो जो मतलब ओवर एक्सपोज के साथ क्लिक करता है यानी कि मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ, और दूसरा फोटो मतलब अंडर एक्सपोज यानी कि सबसे मिनिमम ब्राइटनेस के साथ, और तीसरा एक मतलब नॉर्मल फोटो क्लिक करता है। और तीनों इमेजेस को सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम की हेल्प से मतलब प्रोसेस करके देता है। उसमें हर एक डिटेल होता है जैसे कंट्रास्ट हो गया, ब्राइटनेस हो गया, एक्सपोजर हो गया, सैचुरेशन हो गया, एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे टर्म्स हैं। तो मतलब हर एक चीज़ का मतलब इवेनली उसमें मतलब बैलेंस्ड होता है हर एक चीज़। मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया, कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब सैचुरेशन ज़्यादा कर दिया है, कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कंट्रास्ट ज़्यादा कर दिया है, मतलब हर एक चीज़ बैलेंस देगा वो। हाँ तो चलिए अब हम लोग एपर्चर के बारे में बात करते हैं। आखिर ये एपर्चर होता क्या है? तो अगर मैं आपको इजी तरीके से समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि आपका जो कैमरा है वो फोटो क्लिक करते टाइम कितना ओपन हो रहा है और कितना ओपन होकर के कितना अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर इंटर कर रहा है। अगर ज़्यादा एपर्चर होगा तो कैमरा कम ओपन होगा और उसके अंदर लाइट भी कम जाएगा, और अगर कम एपर्चर होगा तो कैमरा ज़्यादा ओपन होगा और उसके अंदर लाइट जो है वो ज़्यादा जा पाएगा ताकि आपका इमेजेस बेटर आ पाए। एपर्चर को सिंपली हम लोग f से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एपर्चर f 1.8 है या 1.6 है तो इसका मतलब कैमरा ज़्यादा ओपन होगा, और जब ज़्यादा ओपन होगा तो उसके अंदर लाइट भी ज़्यादा जा पाएगा। उसी तरह मान लीजिए सिमिलरली अगर एपर्चर आपका f 2.3 है या f 2.8 है तो मतलब इसका मतलब है कि कैमरा ज़्यादा ओपन नहीं होगा और उसके अंदर ज़्यादा मतलब लाइट इंटर नहीं करेगा सेंसर पे, और जब ज़्यादा लाइट इंटर नहीं करेगा तो आपका ये जो इमेज है वो बेटर क्लैरिटी के साथ नहीं आ पाएगा। अगर f वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि वो लो लाइट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर जो लाइट जा रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है। अगर एपर्चर अगर ज़्यादा होता तो कम अमाउंट में लाइट जाता तो लो लाइट में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता कैमरा। तो एपर्चर को सिंपल मतलब भाषा में हम लोग समझ चुके हैं। मतलब एपर्चर वही डिसाइड करता है कि मतलब कैमरा के अंदर कितना लाइट इंटर करेगा। अगर मान लीजिए एपर्चर अगर ज़्यादा है, अगर f का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसके अंदर कैमरा के अंदर कम लाइट इंटर करेगा, और जब कम लाइट इंटर करेगा सेंसर पे तो आपका फोटो का जो मतलब क्लैरिटी है वो अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए एपर्चर वैल्यू जितना कम हो कैमरा के अंदर वो उतना ही अच्छा होता है। हाँ तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्लो मोशन के बारे में। तो भाई ये स्लो मोशन होता क्या है, कैसे काम करता है, तो आज चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो मोशन को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा ये FPS क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड। इसको समझ लेंगे तो स्लो मोशन आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी जो कैमरा है वो वीडियो तो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। वर्ल्ड में मतलब वीडियो जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप और हम जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली वो फोटो ही होता है, और जो फोटो होता है वो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जब मूव करेगा तो मतलब हम लोग को लगता है कि वो वीडियो है लेकिन वो फोटो होता है। तो इस दुनिया में आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। बेसिकली आप फोटो रिकॉर्ड कर रहे हो और जो फोटो है वो फास्ट तरीके से मूव कर रहा है, और जो एक फ्रेम का मतलब है वो एक फोटो होता है। तो मतलब आपको ये सब चीज़ क्लियर करते चलो ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि 20 FPS का मतलब है कि हमारा जो कैमरा है वो 1 सेकेंड में 20 इमेजेस को क्लिक कर रहा है, और वो जो 20 इमेजेस है उसको मतलब फटाक फटाक क्लिक कर रहा है फास्ट तरीके से, और हम लोग उसको वीडियो समझ ले रहे हैं लेकिन वो ऑब्वियसली मतलब वो इमेज ही होता है, वो वीडियो नहीं होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड FPS होता है वो 24 FPS होता है। इसका मतलब कि आप 24 FPS का कोई वीडियो देखते हो तो आप जब वीडियो देखोगे तो आपको कोई जर्किनेस उसमें फील नहीं होगा, मतलब आपको बहुत ही स्मूथ प्लेबैक मिलेगा। यानी कि 24 इमेजेस को एक साथ स्पीड में मूव कर देंगे तो मतलब आपको लगेगा कि मतलब वीडियो चल रहा है, लेकिन वो वीडियो नहीं होता है, वो फोटो ही होता है जो मतलब तेज़ी से मतलब प्ले होता है प्लेबैक के टाइम, और मतलब आपको लगता है कि वो वीडियो है लेकिन वो फोटो होता है, और वो जो वीडियो होगा वो बहुत स्मूथ भी होगा। लेकिन समय के साथ मतलब बाद में हम लोग 24 FPS से 30 FPS पे शिफ्ट हो गए। डेट्स वाई जो जनरलाइज्ड FPS होता है उसको हम लोग 30 FPS एजम्पशन कर लेते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन ये है कि अगर ज़्यादा FPS पे कोई भी वीडियो शूट हो रहा है तो उसमें मतलब कोई जर्कनेस फील नहीं होगा, और जो
वीडियो जो जब हम लोग प्लेबैक करेंगे प्लेबैक के टाइम तो बहुत स्मूथ प्लेबैक मिलेगा। तो अब हम लोग स्लो मोशन में आते हैं। स्लो मोशन में यही होता है, स्लो मोशन में FPS का ही यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि जब हम लोग स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा इमेजेस को कैप्चर कर पाते हैं। सपोज अगर हम लोग स्लो मोशन का कोई वीडियो अगर 120 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 1 सेकेंड में 120 फोटो को क्लिक करेगा और वही फोटो को 30 FPS पे प्लेबैक के टाइम मतलब चला देगा। और इस तरीके से हम लोग मतलब स्लो मोशन का मजा ले पाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्लो मोशन कैसे काम करता है और क्या होता है। स्लो मोशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें पूछता है मतलब कैमरा में कि आपको 120 FPS पे करना है कि 240 FPS पे करना है कि 960 FPS पे करना है, मतलब बहुत सारा FPS आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर पाओगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम के बारे में। जूम मेनली 3 तरीके के होते हैं, एक पहला ऑप्टिकल, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड, यानी कि मतलब ऑप्टिकल और डिजिटल दोनों का उसमें कॉम्बिनेशन होता है। पहला ऑप्टिकल जूम, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं होता है, ये हार्डवेयर बेस्ड होता है। इसमें होता क्या है कि जब आप कोई भी फोटो को जब आप जूम कीजिएगा तो उसका डिटेल लॉस नहीं होगा और पिक्सल जो उसका होता है फोटो का वो पिक्सेलेट नहीं होगा, यानी कि पिक्सल फटेगा भी नहीं। तो मतलब इसमें आप कितना भी जूम कर लीजिए इसमें पिक्सेलेट नहीं होगा, ये हार्डवेयर बेस्ड होता है। और उसी जगह पे अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल जूम का, तो डिजिटल जूम टोटली मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, उसमें हार्डवेयर का कोई मतलब लेना देना नहीं है और ये मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब जूम किया जाता है। और जब आप इसको जूम कीजिएगा तो आपका पिक्सल जो है वो पिक्सेलेट हो जाएगा, यानी पिक्सल फट जाएगा, क्योंकि मतलब एक जो होता है ना मतलब अंदर कैमरा के अंदर तो हार्डवेयर बेस्ड तो ये है नहीं, ये तो मतलब अपने से सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको जूम किया जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करता क्या है सॉफ्टवेयर कि फोटो को क्रॉप कर देता है। जब आप क्रॉप कीजिएगा कोई भी फोटो को तो देखिएगा जाहिर सी बात है वो पिक्सेलेट हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब जो डिजिटल जूम होता है वो मतलब उतना अच्छा नहीं होता, ऑप्टिकल जूम इज़ बेटर देन डिजिटल जूम। और तीसरा जो है वो हाइब्रिड जूम है, उसमें होता क्या है कि मतलब ऑप्टिकल और डिजिटल दोनों काम एक साथ कंबाइन होकर के काम करता है और मतलब आपको जूमिंग इफेक्ट देता है। अगर लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाए तो जो ऑप्टिकल जूम है वो बेटर होता है डिजिटल जूम के मुकाबले। और एक इन्फॉर्मेशन, जब भी हम लोग ऑप्टिकल का बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल का मतलब ये होता है कि ये मतलब हार्डवेयर बेस्ड है, ये मतलब कैमरा के अंदर इनबिल्ट होकर के आया हुआ है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। जो ऑप्टिकल टर्मिनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो इसका मतलब यह है कि कैमरा के अंदर इनबिल्ट होकर के आता है, ये मतलब हार्डवेयर मतलब है, इसका सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं EIS और OIS के बारे में। जो EIS होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन होता है और जो OIS होता है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होता है। इसका मतलब यही है कि जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का बात करेंगे वो मतलब सॉफ्टवेयर से उसका लेना देना है, और जहाँ पे ऑप्टिकल का बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे ऑप्टिकल टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज़ करेंगे ये टोटली हार्डवेयर बेस्ड है, इसका सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा और विस्तार से बात करें तो मतलब होता क्या है कि जब भी हम लोग फोटो या वीडियो लेते हैं तो हम सभी का हाथ मतलब सिक करता जरूर है, मतलब हिलता जरूर ही है। और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए मतलब EIS और OIS का यूज किया जाता है, ताकि मतलब जो हम फेवरेबल जो आउटकम हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ हमारा कैमरा ऐसा फोटो या वीडियो लेगा वो प्रोड्यूस कर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आने वाले वीडियो में हम लोग प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट होता है उस पर बात करेंगे। और आई होप आपको समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। सो थोड़ा बड़ों को सम्मान दे और छोटों को खूब सारा प्यार। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।